Okay, so welcome to your first class, I believe. ओशनोग्राफी आपने ऑप्शनल पेपर जो सेलेक्ट किया है और मैं इसमें आपका यूनिट 1 कवर करूंगी. ठीक है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. और इफ यू आर वंडरिंग व्हाई दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड एज एन ऑप्शनल पेपर, एक रीज़न ये भी है कि इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज अब डाल रहा है ओशन रिसर्च में. आपने एनआईओ के बारे में सुना होगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी. तो गवर्नमेंट का ये मैंडेट है कि हम लोग, क्योंकि सीनियर लेवल पे या रिसर्च लेवल पे काफ़ी एक्सप्लोर कर रहे हैं ओशन, तो स्टूडेंट्स को भी पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है ओशन में, क्या नहीं हो रहा है, ताकि आप लोग भी आगे चल के कंट्रीब्यूट कर सको उसमें. तो ये रेफरेंस टेक्स्ट है. आई मीन आई लाइक दिस बुक. अच्छे इसमें फोटोग्राफ्स हैं, लैंग्वेज सिंपल है, तो आप इसको रेफर कर सकते हो. एसेंशियल ऑफ ओशनोग्राफी पियर्सन की ये बुक है, पियर्सन पब्लिशर्स की. और ट्रूजिलो और थुरमैन, दे आर वेरी distinguished oceanographers. They have written it for अंडर ग्रेजुएट्स एंड ग्रेजुएट्स, दोनों लेवल की ये बुक है. तो आप इसको रेफर कर सकते हो. मैं इसकी सॉफ्ट कॉपी गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर दूंगी. बिसाइड्स दैट काफ़ी सारे ओपन टेक्स्ट हैं, उनका रेफरेंस मैं ऐड कर दूंगी, आप उनको भी रेफर कर सकते हो. ओके, सो जस्ट ब्रीफली हम क्या क्या कवर करेंगे यूनिट 1 में. मीनिंग और स्कोप ऑफ ओशनोग्राफी, ये एक टॉपिक है आपका. इसमें हम ओशनोग्राफी क्या है, थोड़ा सा उसका स्कोप क्या है, क्या हम उसमें कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, या हम आज डिस्कस करेंगे. उसके बाद ओशंस कैसे ओरिजिनेट हुए, लिटिल बिट अबाउट प्लेट टेक्टोनिक्स, जिसके कारण बेसिन्स बनते हैं, एक्चुअल में स्पेस बनता है अर्थ के लिथोस्फीयर में. सो विल डिस्कस अबाउट दैट. उसके बाद हम ओशन की टोपोग्राफी या ओशन बेसिन में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, जियोमोफोलॉजिकली कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, स्लोप है, डीप सी प्लेन्स हैं, ओशन डीप्स हैं, कैनन्स हैं, सबमरीन कैनन्स. तो एक जो जियोमोफोलॉजी है वो भी हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे ओशन बेसिन की. Okay, so coming to the meaning and scope of oceanography. Oceans, as you might all know, लार्जेस्ट और मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर हैं अर्थ का. हमारे प्लैनेट को ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं. क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर आप उसको स्पेस से देखोगे, बहुत ही ब्यूटीफुल ब्लू कलर का एक बॉल दिखता है, उस विद कॉम्बिनेशन ऑफ ब्राउन और वाइट. पर डोमिनेंट जो हमारा प्लैनेट है वो वाटर से बना हुआ है. 70% ऑफ अर्थ सर्फेस इज एक्चुअली वाटर. और ये सिंगल मोस्ट डिफाइनिंग फीचर है हमारे प्लैनेट का, जिसने प्रॉब्ली लाइफ को पॉसिबल किया. तो हम अभी भी लाइफ खोज रहे हैं, साइंटिस्ट अभी भी लाइफ खोज रहे हैं. तो असेंशली हम क्या देख रहे हैं, हम लिक्विड वाटर की फॉर्म देख रहे हैं किसी और प्लैनेट पे जो हम खोज रहे हैं यूनिवर्स में, या गैलेक्सीज तो बाकी हमने एक्सप्लोर नहीं किए हैं. अपने ही सोलर सिस्टम में जो हम लाइफ खोज रहे हैं, वो एक्चुअल में हम ओशन या फिर लिक्विड वाटर की प्रेजेंस को हम देख रहे हैं. और प्रॉबेबली हमारे प्लैनेट का नाम अर्थ भी नहीं होता अगर जो अर्ली सिविलाइजेशंस में लोग होते हैं उनको ये रियलाइज होता है कि हमारा प्लैनेट जो है डोमिनेंटली लैंड नहीं है, वाटर है. कि उस टाइम पे इतनी एक्सप्लोरेशंस भी नहीं हुई थी, तो हमने अर्थ को लैंड के साथ रिलेट किया. अगर प्रॉब्ली उस टाइम पे सैटेलाइट्स होती हैं, हमारे पास कोई ऐसा मीन्स होते हैं ऐसे जो हम अपने अर्थ को देख सकते बाहर से, तो शायद हम उसको कुछ ओशन का नाम या वाटर डोमिनेंट हम उसको नाम देते. इतना डोमिनेंट है ओशन. दिस इज जस्ट टू एम्फेसाइज दैट ओशंस आर वेरी डोमिनेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ. ये पिक्चर है जुपिटर के मून की, यूरोपा. जुपिटर के बहुत सारे मून्स, आई थिंक 79 और समथिंग, इतने कुछ मून्स हैं. और बहुत ही पोटेंशियली इस पे एक्सप्लोरेशंस भी हो रही हैं कि वहाँ पे कोई लिक्विड वाटर की प्रेजेंस है. तो यूरोपा एक ऐसा मून है जुपिटर का जहाँ पर साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं कि इसका जो सब सरफेस है, मतलब टॉप सरफेस से जस्ट बीनीथ जो सरफेस है, वहाँ पे प्रोबेबली फ्रोजन वाटर है, आइस है. और ये आइस जो है ये सॉल्ट में रिच है, ब्राइन जिसको हम बोलते हैं, ब्राइन है. जैसे मार्स पे भी ऑलमोस्ट इट इज काइंड ऑफ अग्रीबल टू मोस्ट ऑफ द सेक्शंस, हालांकि रिसर्च स्टिल ऑन है. मार्स पे भी जो आइस है वो एक्चुअल में या तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर ब्राइन है, बहुत ही सॉल्टी वाटर है.
और ये जो सब सरफेस वाटर है या फिर ब्राइन सोल्यूशन है, फ्रोजन ब्राइन सोल्यूशन है यूरोपा के ऊपर, उसके कारण प्लेट टेक्टोनिक्स लाइक मूवमेंट भी होती है। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, क्रैक्स डेवलप हुए हैं सरफेस के ऊपर। तो आपको मालूम है कि अर्थ सरफेस के ऊपर भी प्लेट टेक्टोनिक्स एक्टिव है। लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं हमारे बहुत सारी जो मूव कर रही हैं। एक एग्जांपल है जैसे इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट का। इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है वो मूव कर रहा है नॉर्थवर्ड्स और एशियन प्लेट के साथ में कोलाइड कर रहा है। तो वो किस लिए होता है? प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण। ऐसा कुछ प्लेट टेक्टोनिक्स हमको जुपिटर में भी देखने को मिलता है, जिसका रीजन क्या है? फ्लूइड ब्राइन जो है आपका, फ्रोजन ब्राइन है, वो सब सरफेस में प्रेजेंट है। ओके, अब ओशंस यूनिक हैं, हमको मालूम है क्यों यूनिक है, थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एक तो ऑफ कोर्स वो लिक्विड वाटर है, हमको सबको पता है। सरफेस पे वो लिक्विड वाटर है अर्थ के, एक वो बहुत बड़ा यूनिकनेस है हमारे ओशंस का। अगर हम डेवलपमेंट ऑफ लाइफ की बात करें तो लाइफ अर्थ पे कहाँ ओरिजिनेट हुई? पहले सबसे पहले ओशंस में ओरिजिनेट हुई, लैंड के ऊपर लाइफ ओरिजिनेट नहीं हुई। मे बी कुछ लोगों ने सुना होगा साइनोबैक्टीरिया, जो एक ब्लू ग्रीन एल्गी भी जिसको हम बोलते हैं, उसने सबसे पहले ऑक्सीजन मैन्युफैक्चर करना शुरू किया ओशंस के अंदर, और बहुत ही ज़्यादा एनारोक्सिक कंडीशंस में। उस टाइम पे मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाला रिच एटमॉस्फेयर था, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी अर्थ के एटमॉस्फेयर पे। लेकिन साइनोबैक्टीरिया ने डोमिनेंटली इन दोनों कंपोनेंट्स को यूज करके ऑक्सीजन मैन्युफैक्चर करना शुरू किया और पंप करना शुरू किया अर्थ के एटमॉस्फेयर को ऑक्सीजन के साथ। और उसके कारण एक्चुअल में लाइफ जो है पहले ओशंस में पॉसिबल हुई, जो ऑक्सीजन डिजोल्व होने लग गई पानी के अंदर, उसके कारण फिर और लाइफ फॉर्म्स इवॉल्व भी होने लगी। सो डेवलपमेंट ऑफ लाइफ एक्चुअली हैपेंड इन दी ओशन। आपको ये भी मालूम है कि ओशंस बहुत बड़ी वाटर बॉडीज हैं एक्चुअल में, और उनके शेयर साइज के कारण, क्योंकि बहुत बड़ी हैं, वो कंट्रोल करती है अर्थ के वेदर और क्लाइमेट सिस्टम को भी। एक बहुत अच्छा एग्जांपल किसका हो सकता है? इंडियन समर मानसून का। लैंड सी का जो थर्मल कंट्रास्ट क्रिएट होता है, आपको मालूम है जो वाटर है उसकी स्पेसिफिक हीट बहुत ज़्यादा है, मतलब उसको ठंडा होने में और उसको गर्म होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और इस हायर स्पेसिफिक हीट के वजह से एक लैंड सी थर्मल कंट्रास्ट क्रिएट होता है, जिसके कारण सीजनल विंड्स चलती हैं जो रीजनल है। मॉनसून हमारी रीजनल है नेचर में, लोकल विंड्स नहीं है वो, और वो डिटरमिन करती हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट के क्लाइमेट को। उसी तरीके से बाकी कॉन्टिनेंट्स हैं, वहाँ पे भी ओशन जो है बहुत ही डोमिनेटिंग कंट्रोल प्ले करता है वेदर और क्लाइमेट में। बिसाइड्स दैट, उसके अलावा जो आपके एटमॉस्फेरिक सिग्नल्स हैं, जैसे हम बात करते हैं कि आइस पिघल रही है, पोलर आइस जो है पिघल रही है आर्कटिक और अंटार्कटिक की। बिसाइड्स कि वहाँ पे ग्लेशियर्स हैं, स्टोर हाउस ऑफ वाटर हैं, उससे क्या हो रहा है आपका अगेन एक थर्मल कंट्रास्ट जो है ग्लोब का, पूरी अर्थ का, वो भी डिस्टर्ब हो रहा है। हायर लैटिट्यूड्स, मिडिल लैटिट्यूड्स और लोअर लैटिट्यूड्स में भी कुछ थर्मल कंट्रास्ट है, जिसके कारण जो आपकी लार्ज स्केल विंड पैटर्न्स हैं, वेस्टर्लीज है फॉर एग्जांपल, ट्रेड विंड्स हैं, वो चलती हैं। तो ये जो एटमॉस्फेरिक सिग्नल्स हैं, जो प्रॉब्ली हम एग्जांपल जैसे हम ले रहे हैं, पोलर आइस मेल्ट होने से हो रहा है, वो ट्रांसलेट कैसे होता है, वो ट्रांसफर कैसे होता है? ऐसा कैसे है कि आर्कटिक और अंटार्कटिक में कुछ हो रहा है और वो ट्रांसलेट अफेक्ट कर रहा है ट्रॉपिकल रीजन्स को या मिड लैटिट्यूड्स को, जहाँ पे अभी हम करंटली लोकेटेड हैं। वो सिग्नल ट्रांसफर एक तो एटमॉस्फेयर से होता है ऑफकोर्स, साथ ही साथ ओशन से भी वो सिग्नल ट्रांसलेट होता है डिफरेंट लैटिट्यूड्स में, और इसके बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म सीवियर इम्पैक्ट्स हैं। जैसे अगर हम बात करें लास्ट आइस एज की, जो लास्ट 20,000 ईयर्स पहले हुई, वो क्यों हुई? क्योंकि आपकी ओशन की सर्कुलेशन पैटर्न डिस्टर्ब हो गई। बहुत ही कंट्रोलिंग फैक्टर जो है ये हमारे ओशंस जो हैं क्लाइमेट और वेदर सिस्टम पे करते हैं। अच्छा, लंग्स ऑफ प्लैनेट हम नॉर्मली जब हम बोलते हैं तो शायद हमने बहुत बार सुना है अमेज़न्स आर द लंग्स ऑफ प्लैनेट, लेकिन अगर आप पूछो तो सही में शायद ओशंस हैं जो लंग्स ऑफ प्लैनेट है, क्योंकि 70% जो ऑक्सीजन है वो अभी भी ओशन से आ रहा है। और किससे आ रहा है? यही छोटे छोटे जो साइनोबैक्टीरिया हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी है जो पानी में होती है, वो ऑक्सीजन एक्चुअली डोमिनेंटली प्रोड्यूस कर रही हैं अर्थ में 70%।
तो अगर रियल लंग्स की हम बात करें तो शायद ओशंस हैं जो लंग्स ऑफ प्लैनेट हैं। कोर्स नीडलेस टू से जो हमारी पॉलिटिकल बाउंड्रीज है या जियो पॉलिटिक्स है वो भी हमारे ओशंस डिटरमिन करते हैं। एक एडेड एडवांटेज रहता है जो आइलैंड लाइक कंट्रीज हैं, से ब्रिटेन है, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न माना जाता है कि वो डोमिनेटिंग कॉलोनियल पावर इसलिए बना क्योंकि वो सेफ था अटैक से, क्योंकि सराउंडेड है बाय ओशन, ईजी नहीं था उसको अटैक करना। आज भी काफ़ी हद तक ट्रू है। अगर आप सेफ हो बाय फोर साइड ऑल साइड्स और थ्री साइड्स फ्रॉम लार्ज वाटर बॉडीज, तो भी एक आपके पास जियोपॉलिटिकली एडवांटेज रहता है। तो जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं उसको भी शेप किया है हमारे ओशंस ने। नीडलेस टू से जो ओशन सरफेस है वो बोरिंग नहीं है, फ्लैट नहीं है, मे बी जैसा कुछ लोग इमेजिन करते होंगे, ये रिच है बहुत सारे जियोमॉर्फिक फीचर्स के लिए। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, लैंड के ऊपर हमें पता है कि माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक, थिंक 8852 मीटर्स, विच इज स्टिल ग्रोइंग, कुछ ऐसा उसका एलिवेशन है, ऑल्टीट्यूड है। लेकिन जो ओशन फ्लोर के ऊपर हाईएस्ट पीक है वो ग्रेटर देन 9000 मीटर्स है, हायर देन माउंट एवरेस्ट। लेकिन उसका हमें सिर्फ टिप विजिबल है। जो हवाई आइलैंड्स एक्चुअल में वो माउंट किया है उसका वो टिप है। ओशन सरफेस में उसके अलावा कैनन्स हैं, ट्रेंचेस हैं, रिजेस हैं। तो ओशन सर्फेसिस फार फ्रॉम बोरिंग, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी इसमें हो रही है, बहुत ज़्यादा जियोमॉर्फिक फीचर्स हैं। और हम क्योंकि ओशंस को एक्सप्लोर नहीं कर पाए उस ढंग से बिकॉज ऑफ द एक्सेसिबिलिटी, हम उसके बारे में इतना जानते भी नहीं है। अभी भी नई नई डिस्कवरीज हो रही हैं, नई स्पीशीज़ के बारे में हमें पता लग रहा है। और सर्फेस जो डीप ओशन है उसको तो हम उसका सरफेस भी नहीं स्क्रैच कर पाए हैं, हार्डली 1%, और उससे भी कम हमने उसको एक्सप्लोर किया अभी तक। उस सोर्स ऑफ मिनरल्स हैं, फूड है, जो हमारा फिश है या फिर और एक्वाटिक एनिमल्स जो हम लोग खाते हैं, क्रैब है, ऑक्टोपस है, बहुत सारा जो फूड है वो ओशन हम लोगों को देता है। तो सस्टेन भी किया हुआ है ओशन ने ह्यूमन पॉपुलेशन को ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। वैसे ही हमें बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं ओशन फ्लोर के ऊपर, जैसे पेट्रोलियम है, वो भी बहुत ज़्यादा है ओशन में। अगर इंडिया का हम एग्जांपल लें तो कैम्बे है, आपका बॉम्बे वाला इलाका है। फिर हम पाकिस्तान की तरफ जाएं तो कराची का कोस्ट है। ये सारा रीजन क्या है, रिच है ऑयल रिजर्व्स में। कोर्स उसको एक्सप्लोर करना अगर हम लैंड के कंपेयर करें उसको तो थोड़ा मुश्किल है, अगेन बिकॉज ऑफ एक्सेसिबिलिटी, बट अगेन वी हैव लॉट ऑफ मिनरल्स विद इन आवर ओशंस विच आर गेटिंग एक्सप्लोर्ड स्लोली। ओके, मुझे बताओ कितने ओशंस हैं अर्थ के ऊपर, कोई एक जना बताओ। ओके, नो रिप्लाई, सो आई कंटिन्यू। ओशंस जो है अर्थ के ऊपर 7 है टोटल, आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा। लेकिन एक्चुअली ये एक सिंगल वाटर बॉडी है। सारे ओशंस क्या है, कनेक्टेड हैं आपस में। तो ये मैप जो है आपको मेजर ओशंस दिखा रहा है। अगर हम सबसे बड़े ओशन की बात करें तो क्या है, पैसिफिक ओशन, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड ऑल्सो द डीपेस्ट, वो पैसिफिक ओशन है। उसका ऑलमोस्ट अगर आप मैप पे देखो हाफ साइज का क्या है, अटलांटिक ओशन है, जो अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप के बीच में है। और उसके बाद इंडियन ओशन है जो उससे थोड़ा और छोटा है। उसके बाद आर्कटिक ओशन और सदर्न ओशन या फिर अंटार्कटिक ओशन भी हम इसको बोल देते हैं। ये मेजर ओशंस हैं, लेकिन ये सारे क्या हैं, आपस में कनेक्टेड हैं। और हमको मालूम है इसमें बहुत सारे ओशन करंट्स चलते हैं, वार्म और कूल ओशन करंट्स की बात करते हैं। आई थिंक सेकेंड यूनिट में है आपको शायद ये। तो ये भी स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज नहीं है, वेलोसिटी वेरी करती है ओशन वाटर की, इन सारे ओशन वाटर्स की। टेम्परेचर, सैलिनिटी वेरी करता है डेप्थ वाइज। सो अगेन देर इज अ लॉट ऑफ वेरिएबिलिटी, और इसी वेरिएबिलिटी के कारण हमारे पास जो ये मॉड्यूलेटिंग पावर है ओशन की, या फिर जिस तरीके से ये वेदर और क्लाइमेट को मॉडिफाई करता है अर्थ के, वो भी ओशन करंट्स उसमें बहुत बड़ा रोल जो है वो प्ले करते हैं। कि ओशंस और सीज, हम बहुत बार बोलते हैं कि सीज भी हैं, तो और ये टर्मिनोलॉजी शायद कॉमन पार्लांस में इंटरचेंजेबली भी यूज होती है।
हम जैसे फॉर एग्जांपल आप बोल सकते हो ओशन फेसिंग होटल या फिर सी फेसिंग बंगलो, लेकिन दोनों चीज़ें जो हैं साइंटिफिकली या फिर जो एकेडमिक पार्लेंस है उसमें अलग है। सी जैसा कि शायद आप इंट्यूटिवली भी समझ सकते हो, स्मॉलर वाटर बॉडीज को हम सी बोल देते हैं। और जो इनलैंड सीज हैं जैसे ब्लैक सी है, कैस्पियन सी है, इवन मेडिटेरेनियन फॉर दैट मैटर, इनकी सैलिनिटी ये क्या है, हायर है। क्यों हायर होगी? क्योंकि इनका जो सर्कुलेशन है वो इतना अच्छा नहीं है जैसे प्रॉब्ली अटलांटिक या पैसिफिक का होगा। ये एनक्लोज वाटर बॉडीज हैं, इवेपोरेशन हाई रहेगी इसमें। फ्लक्स अगर रिवर्स का आ रहा है तो उतना ज़्यादा नहीं होगा, उसके साथ में बहुत सेडिमेंट आएंगे, सॉल्ट्स आएंगे, और उसके कारण क्या है, इसकी सैलिनिटी काफ़ी ज़्यादा हायर हो जाती है ड्यू टू वेपोरेशन। सो सारे सीज की जो सैलिनिटी है वो रिलेटिवली हायर है जो लार्जेस्ट ओशंस हैं उनसे। तो अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करें, हमने ओशंस को कब एक्सप्लोर करना शुरू किया, तो प्रॉब्ली जो ओशन का सरफेस है या फिर सब सरफेस की हम बात करें, सरफेस तो हम बहुत बाद में टच कर पाए, लेकिन सरफेस हमने कब एक्सप्लोर शुरू करना किया, शोर्स जो थे ओशन के, जो हम लोग या ह्यूमन रेस जिसको बोले, वो एक्सप्लोर कर रहे थे लार्जली फूड के लिए। फिशिंग लोग कर रहे थे इसमें, या फिर कोरल्स थे, या फिर हो सकता है कोई इंटरेस्टिंग और उनको एनिमल्स मिल रहे हो, उस तरीके का वो बहुत ही छोटे स्केल का एक्सप्लोरेशन। तो सिविलाइजेशन जब शुरू हुई मे बी 6,000 ईयर्स बैक, 7,000 ईयर्स बैक, उस टाइम पे हो रहा था। लेकिन अगर हम डीप ओशन की बात करें तो फर्स्ट एक्सप्लोरेशन हुआ था 1960 में, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। और ये जो सबमरीन है इसको बैथीस्केप बोला था उस टाइम पे, उसका नाम रखा गया था ट्रिस्टी। इसको यूज करके यूएस नेवी ने फर्स्ट टाइम जो है डीपेस्ट पॉइंट ऑन अर्थ नियर मरीना ट्रेंच टच किया था। और दो लोग थे उसमें, सो दे बिकेम द फर्स्ट टू पीपल एवर टू रीच द रिकॉर्ड डेप्थ ऑफ अबाउट 10,912 meters, डॉन वॉल्श और जेकिस पिकार्ड। और क्यों मुश्किल होगा ओशन पे इतनी डेप्थ पे जाना, एनी आइडिया? Ekansh, I'm not audible to everybody. Okay, Suman, very nice. High pressure. Ekansh, अपना ऑडियो चेक करो प्लीज. I think I am audible to everybody else. राइट right. सो बहुत हाई प्रेशर की वजह से एक्सप्लोरेशन क्या थी, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट थी। आपका जो मटेरियल है सबमरीन का वो इतना हाई प्रेशर नहीं सहन कर सकता, और ह्यूमन बॉडी की भी अपनी लिमिटेशन है। हमको अगर आप बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर में डालोगे तो हमारी भी ब्लड वेसल्स एक्सप्लोड कर जाएंगी। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हम अभी भी ओशन डेप्थ को उस ढंग से एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं। इट वाज फर्स्ट टाइम इन 1960। इनफैक्ट इनके साथ भी एक इंसिडेंट हुआ था। इनका एक जो टेलीस्कोप लाइक पार्ट होता है सबमरीन का, वो जो है क्रैक हो गया था, लेकिन फॉर्चुनेटली इस सबमरीन को कुछ नहीं हुआ और वो सरफेस पे आने में सक्सेसफुल रहे थे। सेकेंड टाइम जब हम लोगों ने इतना डीप हम गए हैं मरीना ट्रेंच में, वो थर्ड पर्सन है जेम्स कैमरून। ये बहुत ही फेमस मूवी मेकर भी हैं यूएस के, और ये भी मरीना ट्रेंच में ही ये गए थे डीपेस्ट पॉइंट पे। इन्होंने अपनी मूवीज के लिए भी पिक्चर्स लिए, और साथ साथ इन्होंने साइंटिस्ट के लिए भी सैंपल्स कलेक्ट किए, सेडिमेंट के, मिनरल्स के। बहुत सारे नए तरीके के इनको क्रिएचर्स दिखे, उनके फोटोग्राफ्स। सो जेम्स कैमरून इज द थर्ड पर्सन, और ये तीन ही लोग हैं आज तक दुनिया में जो इतने डीप ओशन को एक्सप्लोर कर पाए हैं। अच्छा, ये तो हमने रिसेंट मोस्ट उसकी बात कर ली कि हम रिसेंटली कितनी डेप्थ में गए हैं, कौन लोग गए हैं, कब गए हैं। लेकिन ओशन क्रॉस करना कब हम लोगों ने शुरू किया एज अ सिविलाइजेशन की अगर हम होल बात करें तो अनलाइक दी probably the common belief
या फिर हमारे दिमाग में शायद यूरोपियन एक्सप्लोरेशंस दिमाग में आती हैं। कॉलोनियल एरा में जब उन्होंने एक्सप्लोर करना किया बाकी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में, अल्टीमेटली दे एंडेड अप मेकिंग सो मेनी कॉलोनीज। लेकिन उनसे बहुत बहुत पहले जो आइलैंड्स थे आपके माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया वाले आइलैंड्स, ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। इन आइलैंड्स पे जो लोग रहते थे अबाउट 6000 ईयर्स बैक और 4000 बीसी, इन लोगों ने छोटी छोटी ऐसी बोट्स हैं, कनूज बोलते हैं इनको, इन कनूज के थ्रू क्या किया, एक्सप्लोर किया, एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पे जाने को इन बोट्स को यूज किया। वो हमें कैसे पता है? हमको आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिला है वहां पे। सो जो ह्यूमन एक्सप्लोरेशन है प्रॉब्ली वो बहुत पहले शुरू हो गया था, बिफोर द डॉन ऑफ यूरोपियन एक्सप्लोरेशन, अबाउट 6000 ईयर्स बैक। और ये जो इन ट्राइबल कम्युनिटीज थी या आइलैंड कम्युनिटीज थी, उन्होंने शुरू किया था। अब इसमें रिटन रिकॉर्ड तो नहीं है हम लोगों के पास, लेकिन आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है। रिटन रिकॉर्ड व्हाट आई मीन टू से, उस टाइम पे हिस्ट्री में उन्होंने लिखा नहीं कि हमने ये वाला आइलैंड जो है वो एक्सप्लोर किया, लेकिन हमारे पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है। और ऑफ कोर्स अभी आज के दौर में तो हम जीपीएस यूज कर रहे हैं, हाई एंड सैटेलाइट्स यूज कर रहे हैं जो हमें नेविगेशन को गाइड करती है मिलीमीटर स्केल के ऊपर। लेकिन पहले प्रिमिटिव डेज में तो ऐसा नहीं था, कोई सैटेलाइट्स नहीं थी, कोई जीपीएस नहीं था, स्मार्टफोन्स नहीं थे हमारे पास। तो क्या था, इस तरीके के सिंपल मैप्स सेलर्स बनाते थे। बहुत ही सिंपल मैप है ये जो आप लाइंस देख रहे हो, थिक लाइंस, ये स्टिक्स हैं एक्चुअली, वुडन स्टिक्स। और वो वेव्स की डायरेक्शन को डिपिक्ट कर रही हैं। जैसे जो स्ट्रेट लाइंस हैं ये बता रही हैं रेगुलर ओशन की जो वेव्स की डायरेक्शन और क्या है इस पार्ट ऑफ द सी में जो वो एक्सप्लोर कर रहे थे। और ये जो बेंड्स हैं, कर्व्स हैं, ये ऑफकोर्स कर्व्ड वेव्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब जब आइलैंड अगर आपके बीच में आ जाएंगे तो ओशन वेव्स क्या हो जाएंगी? कर्विलिनियर हो जाएंगी, कर्व्ड हो जाएंगी। और इस बेसिक ऑब्जर्वेशन को, ऐसी बेसिक नॉलेज को ट्रांसलेट किया उन्होंने ऐसे सिंपल मैप्स में, जिनको वो यूज करते थे नेविगेशन के लिए, और क्वाइट सक्सेसफुली यूज करते थे, क्योंकि वो नेविगेट कर रहे थे काफी, मतलब आई मीन इट वाज रिमार्केबल, वो छोटी सी बोट के ऊपर इतना बड़ा एरिया नेविगेट कर पा रहे थे। जस्ट अनदर इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन दैट इज कमिंग टू माई माइंड इज, जब इस तरीके के हम बहुत ही सिंपलिस्टिक टूल्स यूज कर रहे थे नेविगेशन पे, तो लैटिट्यूड में क्रॉस करने में दिक्कत नहीं थी। मतलब आप जब साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहे हो, वो रिलेटिवली एक्यूरेटली वो लोग ट्रैवल कर पाते थे। दिक्कत होती थी लॉन्गिट्यूड डिटरमिन करने में, क्योंकि ये टाइम डिपेंडेंट है। और उस टाइम पे हमारी वॉचेस जो थी, क्लॉक्स जो थी, पेंडुलम क्लॉक्स यूज करते थे, वो जो स्टेबल नहीं थी शिप के ऊपर, उसके कारण बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी होते थे। लॉन्गिट्यूड डिटरमिन करने में उस टाइम पे लोगों को बहुत दिक्कत होती थी। और बाद में एक साइंटिस्ट है, उन्होंने जो क्लॉक थी, क्रोनोमीटर उसको नाम दिया, जो स्पाइरल बहुत टाइट बाउंड क्लॉक थी, उसको जब उन्होंने इन्वेंट किया, तब लोगों का जो लॉन्गिट्यूड था उसका प्रिसिजन काफी अच्छा, और फिर शायद बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी अवॉइड होने लगे। latitude was relatively easy to predict, and this was one of the primitive maps that was being used. Of course, stars की हमने बातें सुनी है, नॉर्थ स्टार, पोल स्टार, स्टार्स की कॉन्स्टलेशन जो सीजन वाइज वेरी करती है, उसको सेलर्स बहुत एफिशिएंटली यूज करते थे अपनी नेविगेशन के लिए। उसके बाद अनदर डोमिनेंट पीरियड जहाँ पे ओशन एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हुई, वो हुई मिडल एजेस में और मिडल ईस्ट में स्टार्ट, जो अरब कंट्रीज हैं। और उसके बाद में जो आपके स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, वाइकिंग्स अगर आपने नाम सुना होगा, वाइकिंग्स माइग्रेट हुए आइसलैंड में, ग्रीनलैंड में। और ये ऑलमोस्ट 2000 to 3000 ईयर्स पहले की बात है। एडी मीन्स आफ्टर योर जीरो सीई, जीरो जो क्रिश्चियन कैलेंडर में बर्थ ऑफ क्राइस्ट से डिटरमिन होता है। हालांकि उसको अब साइंटिफिक करने के लिए कॉमन एरा कर दिया है, वी नो लॉन्गर यूज द टर्म क्रिश्चियन कैलेंडर, इट्स नोन एज सीई, कॉमन एरा। तो कॉमन एरा के लिए बाद का टाइम है 995 एडी। एंड दीज जस्ट शो यू द रूट्स ऑफ द ओशन एक्सप्लोरेशन बाय द वाइकिंग्स। तो ये भी एक टाइम पीरियड था जब लोगों ने अगेन बहुत ही सिंपलिस्टिक बोट्स के थ्रू वो लोग क्या करते थे, ट्रैवल करते थे एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पे। और उसके बाद यूरोपियन ऑफकोर्स जो एक्सप्लोरेशन है वो हम सब जानते हैं, ऑलमोस्ट 14th सेंचुरी के बाद शुरू हुई।
ये पिक्चर 1947 की है, एक वुडन राफ्ट है जो साउथ अमेरिका से पॉलिनेशिया गई थी। काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंसेस उस टाइम भी लोगों ने बहुत सिंपल राफ्ट्स या बोट्स के ऊपर ट्रैवल किए। ओके, सो ये तो हमने ब्रीफली डिस्कस कर लिया। क्या क्या डिस्कस किया? ओशन की इंपॉर्टेंस डिस्कस करी हमने ब्रीफली, क्या वो रोल्स प्ले करते हैं हमारी लाइफ में एज सच, क्योंकि फूड रिसोर्स हैं, मिनरल रिसोर्स हैं, इकोनॉमिक रिसोर्स हैं, बट अदरवाइज ऑल्सो दे आर रेगुलेटिंग आर क्लाइमेट, आर वेदर इन सो मेनी वेज। रिलेटिव इंपॉर्टेंस, थोड़ा सा हमने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखा कि कैसे हमने ओशंस को एक्सप्लोर करना शुरू किया एज अ ह्यूमन रेस, काफ़ी पहले शुरू हो गया था वो। अब बात करते हैं ओशनोग्राफी है क्या एक्चुअल में। जैसे कि इसका नाम ही है ओशनोग्राफी, इट मीन्स द स्टडी ऑफ ओशन, but more appropriately probably it should be named as marine science. मरीन साइंस क्यों? क्योंकि हम इसमें उनकी जियोलॉजी और जियोमोफोलॉजी एक्सप्लोर कर रहे हैं, हम फिजिकल प्रॉपर्टीज एक्सप्लोर कर रहे हैं पानी की, उसका टेम्परेचर क्या है, सैलिनिटी क्या है, डेप्थ वाइज वेरिएबिलिटी क्या है ओशन वाटर में, वो सब एक्सप्लोर कर रहे हैं। हम उसकी बायोलॉजी एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसमें क्या स्पीशीज हैं, चाहे वो एनिमल्स हों या प्लांट्स हों, वो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। हम केमिस्ट्री एक्सप्लोर कर रहे हैं सरफेस की, सेडिमेंट्स की, जो आपके ओशन डिपॉजिट्स हैं, इवन वाटर की केमिस्ट्री हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। सो प्रॉब्ली इट इज मोर अप्रोप्रिएट टू कॉल इट एज अ अर्थ साइंस। तो ये है क्या? एज द नेम सजेस्ट, इट्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मरीन एनवायरनमेंट, और जो जो कंपोनेंट्स मैंने आपको अभी बताए कि बायोलॉजी, फिजिकल, केमिकल प्रॉपर्टीज, वो सारा क्या है? पार्ट है, मरीन एनवायरनमेंट का पार्ट है। तो जब हम उसको स्टडी कर रहे हैं, हम बेसिकली ओशनोग्राफी स्टडी कर रहे हैं। और ये जो टर्म थी ओशनोग्राफी, ये 1870s में क्वाइन हुई थी। ये वो वाला टाइम भी था जब साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हुई ओशंस की। वो जो हम बात कर रहे थे अभी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की, ओशनोग्राफी की, शुरू में जब लोगों ने इसको एक्सप्लोर किया था से अबाउट 6000 ईयर्स बैक, उस टाइम पे मोटिव कोई साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन करना नहीं था, उनका मोटिव रिसोर्सेज खोजना था। या तो वो खाना खोज रहे थे ओशंस में, या फिर एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पे जा रहे थे अगेन इन सर्च ऑफ फूड। लेकिन जब साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन शुरू हुआ ओशंस का, जब हमको लगा कि और ज़्यादा पोटेंशियल है ओशंस में 1870s में, तब हमने इसको एज अ डिसिप्लिन या फिर एक इसको स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी दे दी, ओशनोग्राफी। ओके, सो एज आई वाज सेइंग, इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स हम स्टडी करते हैं, उसकी फिजिक्स, उसकी केमिस्ट्री, उसकी बायोलॉजी, उसकी जियोलॉजी, उसकी जियोमोफोलॉजी। तो प्रिटी लॉजिकल ये क्या है? एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। सो आप मतलब इसको एक को दूसरे से आइसोलेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम उसके फीचर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, या फिर सी फ्लोर की टेक्टोनिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, कोस्टल प्रोसेसेस के बारे में पढ़ रहे हैं, वहाँ पे क्या विंड बेल्ट्स हैं, वेदर है, जियोलॉजी, ज्योग्राफी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, और ये इंटीमेटली किससे रिलेटेड होगा? ये फिजिक्स से रिलेटेड होगा। टेम्परेचर क्या है आपके एटमॉस्फेयर लेयर्स का, या फिर हम जब थर्मल कंट्रास्ट की बात कर रहे हैं, कैरेक्टराइज कर रहे हैं कि कैसे सर्कुलेशन पैटर्न्स बनेंगे, कैसी वेव्स बनेंगी, कैसी टाइड्स बनेंगी, तो हमको फिजिक्स की हेल्प लेनी पड़ेगी उसमें। टाइडल फिजिक्स में ये सब चीज़ें समझने के लिए हमको एस्ट्रोनॉमी के पास जाना पड़ेगा। तो टाइडल फोर्सेस कैसे डेवलप हो रही हैं, मून का इन्फ्लुएंस क्या है, ओशन क्या बाकी प्लैनेट्स पे हैं, या फिर कोई बाकी प्लैनेट्स हमारे ओशंस पे असर डालते हैं, पानी का ओरिजिन क्या था, लाइफ का ओरिजिन क्या था, ये हम दूसरे सब्जेक्ट की डोमेन में चले जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा इंटर रिलेटेड ये सब्जेक्ट्स हो जाते हैं जब हम ओशनोग्राफी के रिस्पेक्ट में इनको स्टडी करते हैं। तो एक बहुत ही इंटरडिसिप्लिनरी ये साइंस है। ओके, अगर हम स्कोप की बात करें इस डिसिप्लिन की, तो स्कोप, ये तो किसी भी सब्जेक्ट के लिए एक्चुअली ट्रू है कि स्कोप क्या करता है? इवॉल्व करता है। जिस मुकाम पे ओशनोग्राफी शुरू हुई थी इन 1870s, और इवन अगर हम 6000 ईयर्स पहले की बात करें, तो हम लोगों की समझ भी कम थी, और हमारा जो पर्सपेक्टिव था या जो हमारा गोल था ओशंस के विद रिस्पेक्ट, उनको एक्सप्लोर करने के विद रिस्पेक्ट, वो भी डिफरेंट था। तो एवोल्यूशन हो रहा है डिसिप्लिन का भी, तो उसका स्कोप भी इवॉल्व हो रहा है। अब हम क्या करना चाहते हैं ओशनोग्राफी में या फिर मरीन साइंसेज में?
सो लाइक आई सेड, प्री हिस्टोरिक टाइम्स में क्या था, ज़्यादा तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन था या फिर सोर्स ऑफ फूड था, उससे ज़्यादा हम लोग उसको एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे थे ना समझ पा रहे थे। 1930s के बाद में जब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स भी हुए, उसके बाद तब उस टाइम पे ओशन प्रोसेसेस को थोड़ा हम लोग बेहतर समझने लगे, क्योंकि हमने टेक्नोलॉजी का यूज़ करना शुरू कर दिया ओशंस को समझने के लिए। तो जो साइंटिफिक फाउंडेशन है उसकी केमिस्ट्री के बारे में, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, या इवन उसकी बायोलॉजी के बारे में, वो टेक्नोलॉजी के साथ में इंटरमिटेंटली बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। बिना टेक्नोलॉजी के आप उसको एक्सप्लोर नहीं कर पाते थे। फिर पीरियड आ गया आपका वर्ल्ड वॉर सेकेंड का। ये एक और माइलस्टोन है इस डिसिप्लिन के एवोल्यूशन में, या फिर जब इसका स्कोप इंक्रीज हुआ। इनफैक्ट जो वॉर्स हैं, ऑफ कोर्स दे आर वेरी ट्रेजिक। उसमें जो कंट्रीज वॉर में एंगेज करते हैं, ना केवल वो कंट्रीज पर पूरी दुनिया उसमें सफर करती है, क्योंकि हम ग्लोबल एरा में हैं, बहुत सारी चीजें जो है इंटरकनेक्टेड है। लेकिन एक परहैप्स जिसको मैं अगर बोलूँ पॉजिटिव एस्पेक्ट जो वॉर्स का देखा गया है हिस्टोरिकली, जो मेजर डिस्कवरीज हुई हैं वो वॉर्स के दौरान हुई हैं। क्यों? क्योंकि कंपटीशन था, आपको अपर हैंड चाहिए था दूसरे कंट्री से। तो बहुत सारी कुछ कुछ मेजर डिस्कवरीज वॉर के टाइम हुई है। जैसे रिमोट सेंसिंग का अगर मैं एग्जांपल लूँ, तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एरा था उसमें उसको बहुत ज़्यादा इम्पिटस मिला। उससे पहले बहुत ही रूडिमेंट्री तरीके से हम एरियल फोटोग्राफ्स लेते थे। काइट के ऊपर कैमरा लगा दिया, पतंग के ऊपर, किसी कबूतर के, किसी बर्ड के ऊपर लगा दिया और फोटोग्राफ ले ली। बहुत ही बेसिक रिमोट सेंसिंग चल रही थी। लेकिन जैसे ही आपका वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का पीरियड आया, एक कंट्री को देखना था कि दूसरी कंट्री में क्या हो रहा है। तो उसके कारण फिर उन्होंने क्या किया, सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स बनाने शुरू किए कि आपके कैमरा को ट्रैवल ना करना पड़े दूसरे की टेरिटरी में, क्योंकि वो आपको फिर शूट डाउन कर देगा आपके कैमरा को। तो अपनी टेरिटरी से आप कैसे एंगल को टिल्ट करके दूसरे की टेरिटरी में एक स्नीक पीक ले सकते हो कि क्या हो रहा है वहां पे। तो एक आपके पास अपर हैंड रहेगा उस इंफॉर्मेशन का। वैसे ही वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो थी वो ओशन वॉरफेयर की वर्ल्ड वॉर थी। तो उसमें उन कंट्रीज के पास एडेड एडवांटेज था जो ओशन में क्या करते थे, उनके पास बेटर टेक्नोलॉजीज थी, वो ओशन में जाके लड़ सकते थे दूसरे कंट्री से। तो उस चीज ने ओशन एक्सप्लोरेशन को बहुत बड़ा एक इम्पेटस दिया। अगेन आई एम नॉट सेइंग कि वॉर करनी चाहिए तभी मेजर साइंटिफिक डिस्कवरीज होंगी। वॉर्स दे आर टेरिबल, ह्यूमन लाइफ उसमें सफर करती है, और जो स्पीशीज जिनको पता भी नहीं है हम लोग क्या कर रहे हैं वो सफर करते हैं, और बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, खासकर जो ऑलरेडी वनरेबल ग्रुप्स हैं सोसाइटी के। So war is not good, but yes, this is positive aspect that we are discussing. उस टाइम पे और क्या हुआ, ऑफशोर पेट्रोलियम भी हमने डिस्कवर करना शुरू कर दिया। हमें रिसोर्सेज चाहिए थे। वॉर जो है वो रिसोर्सेज उसमें डेवलपमेंट की तरफ नहीं जाते हैं, हमको डिस्ट्रॉय करना है किसी को, लेकिन रिसोर्सेज उसके लिए भी चाहिए। तो पेट्रोलियम डिस्कवरीज होने लगी उस टाइम। गवर्नमेंट्स बहुत अटेंटिव हो गई अपने ओशंस के लिए, क्योंकि वो एक आपको बफर तो देते ही थे दूसरे कंट्री के अटैक से, एक एडेड एडवांटेज भी देते थे। तो बहुत सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज बनने लगी, और रिसर्च के बगैर ये कुछ भी पॉसिबल नहीं था। चाहे आप एक्सप्लोरेशन की बात करो, चाहे वॉरफेयर की बात करो, या इवन अगर गवर्नमेंट्स को डिसीजन लेने हैं तो वो भी सर्फेस ऑफ अर्थ के बारे में ले रहे हैं। सो अनटिल अनलेस यू अंडरस्टैंड दैट पार्ट ऑफ द लैंड और ओशन, आपके डिसीजंस भी अच्छे नहीं होंगे। तो रिसर्च ग्रोथ काफी ज्यादा होने लगी इसके बाद में ओशनोग्राफी की। तो फंडिंग बहुत ज्यादा आने लगी गवर्नमेंट से। एक मेजर इम्पेटस इसको एज अ डिसिप्लिन मिला वो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे था। और रिसेंटली हम क्या एक्सप्लोर कर रहे हैं इसमें, इसकी फिजिकल प्रोसेसेस को हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, मोस्टली बिकॉज हम इकोनॉमिक वैल्यू में इंटरेस्टेड हैं। हम इंटरेस्टेड हैं कि इसमें मिनरल्स कौन से हैं, या फिर आपको पता है कि फूड इनसिक्योरिटी या सिक्योरिटी बहुत बड़ा इशू है आज की डेट में ग्लोबली, ग्लोबल हंगर जिसको हम बोलते हैं। तो उसको, क्योंकि कंट्रीज नहीं चाहती हैं कि हमारी पॉपुलेशन भूखी मर जाए, तो उसके लिए भी एक्सप्लोरेशन हो रही है। तो इकोनॉमिक वैल्यू आज के टाइम में हम बोलें तो ज़्यादा है, जिसके कारण ओशंस को एक्सप्लोर किया जा रहा है मोस्टली, इवन फॉर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। उनको कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, क्योंकि हमारे पास बेटर टेक्नोलॉजी है। तो ये फोकस आज की डेट में ओशनोग्राफी का है।
तो इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी, आप फिज़िकल प्रोसेसेस को और इकोनॉमिक वैल्यू को तब अच्छे से समझ पाओगे जब आपको ओशन की जियोलॉजी और जियोमॉर्फोलॉजी अच्छे से पता है। अगर आपको ये नहीं पता है कि नीचे एग्ज़िस्ट क्या कर रहा है सरफेस पे, तो भी ये सारी रिसर्च बड़ी मुश्किल होगी। ओके? एंड ऑफ कोर्स क्योंकि हम लोग इंटरैक्ट कर रहे हैं ओशन से, एंड एज अ ह्यूमन रेस आई बिलीव हम बहुत अच्छे नहीं हैं अपनी इंटरैक्शन में। जब वो चाहे अर्थ की बात हो या फिर दूसरी स्पीशीज की बात हो, तो हमने एक नेगेटिव इम्पैक्ट ओशंस पे भी छोड़ा है। आपने बहुत सारी न्यूज़ पढ़ी होंगी ऑयल स्पिल्स के बारे में, कैसे टर्टल्स मर जाते हैं, शार्क्स मर जाती हैं, वेल्स मर जाती हैं, फिशेस मर जाती हैं। तो वो सारा ह्यूमन इम्पैक्ट जो है, जो नेगेटिव है, वो हम ओशंस पे डाल रहे हैं। ये डंप यार्ड बन गया है हमारी अर्थ का। जितना कचरा हम लोग जनरेट कर रहे हैं, खासकर जो अनप्रोसेस्ड है, वो सीधा सीधा हम ओशंस में डाल देते हैं, और इसकी रेपरकशंस होती हैं, इसके बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं उसकी लाइफ के ऊपर, क्वालिटी के ऊपर पानी की, जो अल्टीमेटली हमें ही अफेक्ट करने वाला है। एंड वी आर स्लोली रियलाइजिंग दैट ऑल्सो। तभी बहुत ज़्यादा फोकस भी किया जा रहा है। क्लाइमेट चेंज हम देखने को मिल रहा है हमें। आई डोंट नो आपने अगर न्यूज़ पढ़ी होगी, तो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसे बोलने में बड़ा छोटा सा रेंज है, लेकिन जब आप ग्लोबल एवरेज को इसमें पुश कर दोगे, तो बहुत सारे जो आपकी बायोडाइवर्सिटी है वो खत्म हो जाएगी। बहुत सारे ऐसे फीडबैक मैकेनिज्म शुरू हो जाएंगे अर्थ सरफेस की प्रोसेसेस पे, कि हम लोगों का ही रहना मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि आप एक्सट्रीम इवेंट्स देख रहे हो, फ्लड्स आ रहे हैं, क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, या कहीं पे ड्राउट्स आ रहे हैं, कहीं बहुत ज़्यादा पानी है, कहीं बहुत ज़्यादा कम है। वो सारा इम्पैक्ट एक्चुअल में क्लाइमेट चेंज का है। और कहीं ना कहीं ओशंस क्योंकि बहुत बड़े रेगुलेटर हैं उसका, तो हम लोग उसको अफेक्ट भी कर रहे हैं नेगेटिवली। ओके, सो आई विल स्टॉप हियर एंड आई विल स्टॉप रिकॉर्डिंग।